हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 29 जो कि आपकी साइंस की 10th क्लास की वर्कशीट है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है सबको पता है। सबसे पहले वर्कशीट का नंबर लिखना ऊपर और फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट ज़रूर लिखना है, राइट। और उसके बाद वर्कशीट शुरू कर देनी है। उसके बाद क्या लिखना होता है, ये तो आप नोट्स जब बनाते हो वैसे ही बनाना है, मतलब ऊपर लिखना है जैव प्रक्रम। इस वाली वर्कशीट में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में मतलब 28 में क्या पढ़ा था बेटा, मानव के अंदर वहन पढ़ा था या संवहन पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर भी हमने रक्त का संचार पढ़ा था। रक्त मतलब ब्लड, कैसे वो पूरे शरीर में घूमता है ये पढ़ा था ना। ठीक है, उसके लिए पंप था हमारे पास, एक पंप मतलब हृदय मतलब हार्ट, यही पंप था ना। उसकी वजह से ब्लड जो है वो पूरे शरीर में घूम रहा था। ठीक, मतलब हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, वो किसके अंदर मिल जाता है, सब कुछ रक्त में जाके मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं पौधों की। पौधों में रक्त नहीं होता, नहीं होता ना। पौधे कहाँ होते हैं बेटा, मिट्टी के बिल्कुल पास होते हैं, ये भी हमें पता है। मिट्टी के पास होने का मतलब है उसे जो भी कुछ मिलना है वो किससे मिलना है, मिट्टी से ही मिलना है। ठीक, इसका मतलब मिट्टी में ही सभी पोषक तत्व होंगे उसके लिए, चाहे वो खनिज लवण हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो पानी हो। अब एक काम वो करता है खाने बनाने का, ये सब कुछ तो उसको मिल गया, लेकिन वो इसका प्रयोग डायरेक्ट नहीं कर पाता। वो क्या करेगा बेटा, वो खाना बनाता है। किससे खाना बनाता है, वो जिससे उसमें स्टार्च बनता है। खाना बनाने की विधि को क्या कहते हैं, वेरी गुड, प्रकाश संश्लेषण। और वो कहाँ होता है बेटा, पत्तियों में। पत्तियों में बन तो गया खाना, पौधे के हर भाग तक उस खाने को पहुंचाना होगा ना। तो इसके लिए उसमें दो तरह की अलग अलग ट्यूब होती है जो हम अभी इसी वर्कशीट में पढ़ेंगे। वैसे देखो, क्या पौधे चलते हैं, नहीं चलते, चलते नहीं ना पौधे। अच्छा, अगर वो चलते नहीं हैं तो उन्हें हमसे कम ऊर्जा की ज़रूरत होती होगी। हम लोग चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, वो एक ही जगह खड़े रहते हैं। ऊर्जा तो उन्हें चाहिए, लेकिन सॉरी, कम मात्रा में चाहिए, राइट। तो ये कम मात्रा में अगर ऊर्जा चाहिए तो क्या होगा बेटा, इसमें कोई रक्त का संचार तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। तो इसमें अगर छोटा पौधा होता तो इसमें विसरण विधि होती। विसरण विधि क्या होती है, सबको याद है, हमने 9th में भी पढ़ी है, फिर भी मैं बता देती हूँ बेटा। एक कोशिका के अंदर जब पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे वो दूसरी कोशिका में जाएगा, फिर दूसरी से तीसरी में जाएगा, फिर तीसरी से चौथी में जाएगा। इस विधि को कहते हैं विसरण विधि। चाहे वो पानी हो, चाहे वो खनिज लवण हो, हर डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ कोशिका इसके पास वाली है, इसमें भी जा सकता है, इसके पास इधर है, इसमें भी जा सकता है, नीचे ऊपर कहीं भी। इस विधि को विसरण कहते हैं। अब जब पौधा बहुत छोटा होता है तब उसमें विसरण विधि काम कर सकती है, लेकिन जब पौधा बन जाए बड़ा, एक ट्री, एक पेड़, तब वहाँ विसरण विधि काम नहीं करेगी। तब वहाँ कौन काम करेगी, वो जो मैं बता रही हूँ आपको, दो ट्यूब्स हैं इसके अंदर, पौधे के अंदर, ठीक है, वो काम करेगी। अच्छा, पौधे का जो शरीर है बेटा, सर्दियों में क्या आप अपने शरीर पर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, लगाते हो, नहीं तो क्या होगी, स्किन ड्राई हो जाएगी। यही होता है ना, डेड सेल्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब पौधे को तो हम कपड़े नहीं पहनाने जाते, जाते हुए पहनाने नहीं जाते। इसका मतलब जो पौधा है, पेड़ है, उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं बेटा, ज़्यादातर मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम जरा वर्कशीट पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा सबसे निकट है और प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलता है, राइट, ये मैंने आपको बताया अभी। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण कहाँ से होगा, जड़ों के द्वारा होगा, जो मृदा के बिल्कुल संपर्क में रहती हैं। जड़ें बिल्कुल पास रहती हैं मिट्टी के, मृदा मतलब मिट्टी। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, ठीक है, जहाँ क्लोरोफिल है और नीचे मृदा का संपर्क, तब क्या होगा, ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो जाती है।
यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरियां बढ़ जाती हैं, मतलब ये हो गया पेड़ बड़ा, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण पर्याप्त नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ये आपका टेक्स्ट बुक का बेटा क्वेश्चन भी है कि पादप के शरीर में विसरण विधि से ही उसको ऊर्जा या सभी चीज़ें, कच्ची सामग्री और ऊर्जा क्यों नहीं मिल जाती, क्योंकि पादप शरीर में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती हैं, उसका आकार बढ़ जाता है। तो पत्तियों में कच्ची सामग्री जो पहुंचानी है, किसका काम है? जड़ों का। जड़ों से कच्ची सामग्री कहाँ तक नहीं पहुंच पाती बेटा? पत्तियों तक नहीं पहुंच पाती। और जड़ों के पास ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, किसके द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। ठीक है, इसीलिए उसमें और कोई नेटवर्क चाहिए, है ना। नेटवर्क मतलब किसी और चीज़ का जाल चाहिए, और वो क्या है? वो है जाइलम और फ्लोएम नाम की दो ट्यूब्स होनी चाहिए उसमें। ऐसी परिस्थिति में परिवहन जाइलम और फ्लोएम की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। पादप प्रचलन नहीं करते, मतलब चलते नहीं हैं, और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। मतलब उसका बहुत अधिक रेशो उसकी पूरी बॉडी की बेटा वो कैसी है? बहुत अधिक डेड सेल्स की बनी हुई है, मृत कोशिकाओं की बनी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आ जाए, अब हम जरा मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे विसरण होता है। और देखो बच्चों, जो मैंने कहा आपको विसरण विधि बताई थी मैंने आपको। एक कोशिका है, उस कोशिका के पास दूसरी कोशिका होगी। ठीक है, जैसे ही एक कोशिका के अंदर अधिक कोई भी खनिज लवण, किसी भी चीज़ की मात्रा अधिक हो गई, साथ वाली कोशिका के पास कम मात्रा है, तो वो वहाँ चली जाएगी। जैसे इस कोशिका के पास, इसमें दिखा रखे है, इसमें बहुत अधिक मात्रा है इन रेड डॉट्स की, दिखाई दे रही है, तो ये अपने आप दूर फैलती हुई दूसरी कोशिका के पास पहुँच जाएंगे, मतलब अपने आप फैलने शुरू हो जाएंगे। इसे कहते हैं विसरण विधि। आ रही है बात समझ? चलिए आगे करते हैं अब हम। अगर बेटा ये देखिए, ये है आपका दो ट्यूब्स की मैंने आपको बात करी कि दो ट्यूब्स होती हैं, बताया था ना। तो एक होती है जो खाना लेके जा रही होती है, ठीक, खाना लेके जाने वाली है, मान लो ये वाली ट्यूब आपकी, ये खाना लेके जा रही है। कहाँ बन रहा है खाना? पत्तियों में बन रहा है। पत्तियों में बन किस चीज़ से रहा था खाना? खाना तो बन रहा था किससे? पानी से। और पानी और खनिज लवण, कच्चा सामान कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है जड़ों से। और कहाँ जा रहा है? पत्तियों के अंदर। और पत्तियां भी होंगी ऊपर, हाँ, उनके पास भी जा रहा है। ये उल्टी डायरेक्शन में नहीं आ रहा, ये सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। दूसरा, अब क्या है? खाना बनना शुरू हो गया पत्तियों में। अब वो पत्तियों से कहाँ जाएगा खाना? धीरे धीरे वो हर भाग तक जाएगा, चाहे वो ऊपर का भाग हो, चाहे वो नीचे जड़ें ही क्यों ना हो, तो वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि पानी जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, और कहाँ पहुँचेगा? पत्तियों में ही पहुँचेगा। इतनी बात आ गई समझ? आगे चले। चलिए, अब क्या हुआ कि मैंने एक बेल जार लिया बेटा, ठीक है, आप घर में भी करके देख सकते हो। आपने एक छोटा सा पौधा लिया, उसको किसी बर्तन से ढक दिया, कांच के बर्तन से, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके अंदर यहाँ वैसलीन भी लगा दी, जिससे कि बिल्कुल टाइट बंद हो जाए। वैसे ये बेटा आपका प्रैक्टिकल था, बट प्रैक्टिकल क्योंकि स्कूल नहीं खुले हैं इसलिए नहीं होगा, ठीक है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि पौधों के अंदर से, पत्तियों में से जल की बूंदें निकलती हैं। कभी देखा है सुबह सुबह अगर आप पार्क में जाओ तो पत्तियां थोड़ी गीली होती है ना, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन।
ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए ये प्रैक्टिकल है कि अगर हम चाहें तो एक पौधे को रखें और उसके ऊपर बेल जार मतलब कांच का एक जार है उल्टा करके रख दिया है और नीचे वैसलीन लगा दी, हवा बिल्कुल नहीं जा रही, ना ही उसके अंदर से जल की बूंदें वेपर्स जलवाष्प बाहर नहीं आ रहे। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद उसके अंदर, थोड़ी देर बाद ही उसके अंदर जल की बूंदें आनी शुरू हो जाएंगी, करीब आधा एक घंटे में ही आपको जल की बूंदें दिखाई देंगी बिल्कुल। तो ये बताता है कि पत्तियों के अंदर से जो स्टोमेटा थे, हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा था ना स्टोमेटा के बारे में। हाँ, पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनसे खाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं होता, जबकि क्या निकलता है उसके अंदर से जल की बूंदें भी बाहर निकलती हैं। और किस रूप में भी निकलती हैं बेटा? जल किस रूप में निकलता है? गैस के वाष्प के रूप में निकलता है और इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसको वाष्पन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अब जैसे इसमें दिखाया हुआ है आपको, देखो पत्तियों की सतह से वायुमंडल में वाष्पन हो रहा है, हो रहा है, और पानी तने में से जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब नीचे से पानी ऊपर आ रहा है। ये बात समझ आ रही है आपको? अगर पानी ऊपर उड़ेगा तो नीचे से वो खींचेगा। भाई पाइप की बात कर ली हमने कि इसके अंदर पाइप है, पाइप में से पानी बिना मोटर के ऊपर जा सकता है? नहीं जाता। घर में जाता है? नहीं जाता टंकी तक पानी। अब बहुत ही नीचे वाला फ्लोर होगा तो थोड़ा आ जाएगा, लेकिन ऊपर फ्लोर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है, वहां तक नहीं जाता। मोटर तो इसमें भी चाहिए, यहाँ मोटर नहीं है, यहाँ क्या है बेटा? वाष्पोत्सर्जन। जितना अधिक पानी पत्तियों से बाहर जाएगा उतना ही नीचे से क्या होगा? पानी का अवशोषण होगा। जितना अधिक क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा, उतना ही अधिक पानी का अवशोषण होगा मिट्टी से। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब वाष्प उत्सर्जन जरूरी है। ये कहना गलत है कि वाष्प उत्सर्जन होगा तो एक दिन तो पौधा सूख जाएगा, नहीं, वो उतना ही अधिक नीचे से पानी खींचना शुरू कर देगा। चलिए अब वर्कशीट की ओर। अगर आपको वाष्प उत्सर्जन समझ आ गया तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वाष्प उत्सर्जन क्या है? पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है। वायवीय भाग, जहाँ भी छेद है वो वायवीय भाग है, चाहे वो लेंटिकल्स हो तने के अंदर या फिर कहाँ हो, लेंटिकल या लेंटिसेल्स जो भी आप बोलते हो, या फिर पत्तियों के अंदर स्टोमेटा, राइट। यह प्रक्रिया पादपों की निम्न रूपों में सहायता करती है। पहला, जल के अवशोषण में, ये मैंने आपको बताया, जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज पदार्थों की ऊपरी मुखी गति, है ना। चलिए, पादपों में ताप दूसरा भी काम करता है वाष्पोत्सर्जन। पहला काम तो हो गया जल का अवशोषण, याद करने के लिए हमारे लिए इतना ही बहुत है, पेपर में आ गया, हम इतना ही लिखाएंगे, जल का अवशोषण बहुत है। दूसरा क्या करती है? पादपों में ताप के नियमन में सहायक होती है या ताप को नियंत्रित करती है। पादपों के ताप को नियंत्रित करती है या पौधों के ताप को नियंत्रित करती है। क्यों? जब ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि हमारे को अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे फिर पसीने आने लग जाते हैं, उससे टेम्परेचर कम हो जाता है, होता है ना। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, राइट। चलिए, स्थानांतरण दूसरा है जो पौधों के अंदर होता है। पहला वाष्पोत्सर्जन था, अब दूसरा बात करते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक भाग से दूसरे भाग तक चीजों का जाना। कौन सी चीजें जा रही हैं ये देखते हैं। ऊर्जा ही जाएगी, ठीक है। तो ऊर्जा पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया है। पत्तियों से, खाद का कारखाना लिखा है, तो अगर ये आ जाए पौधों में, पौधों की रसोई घर कहाँ है? तो वो पत्तियां हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और कारखाना भी कौन सा है? खाद्य कारखाना भी पत्तियां ही है, ये हमें याद हो गया, ठीक है। पत्तियां खाद्य कारखाना से पादप के अन्य भागों, ठीक है, तक भोजन के वहन की प्रक्रिया है स्थानांतरण।
स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी से उपयोग होती है। स्थानांतरण मतलब कुछ भी सामान लेके जाना, चाहे वो ऊर्जा है चाहे कुछ भी है, ठीक है। वैसे भोजन का स्थानांतरण है और जल का स्थानांतरण है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया समझ ली। स्थानांतरण प्रक्रिया कुछ भी जाना, और कोई चीज़ जा रही है तो उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, तो ऊर्जा जो है वो क्या है, एटीपी के रूप में हर कोशिकाओं से ले ली जाती है। चलिए, पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थों तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। तो पादप में दो मुख्य प्रकार की नलिकाएं होती है। मेन टॉपिक यहाँ से शुरू आपका बेटा। पादप में दो मुख्य नलिकाएं हैं। पहली नलिका का नाम है जाइलम, दूसरी का नाम है फ्लोएम। जाइलम मतलब जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, ठीक, वो मैंने आपको चित्र में अच्छे से बताया है। फ्लोएम मतलब पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद पौधों के सभी भागों तक वहन करता है। अगर इन दोनों में अंतर आ जाए तो क्या लिखेंगे हम, वो देखो। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है। पहला पॉइंट, जाइलम क्या करता है, जाइलम तो नीचे से जल लेगा और खनिज लवण लेगा और उसको वहन करेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा, जाइलम में हमेशा ऊपरी मुखी गति होती है मृदा से पत्तियों तक, ठीक, हमेशा ऊपर की डायरेक्शन ही होती है, कभी पानी नीचे नहीं आता, हमेशा डायरेक्शन कैसी होती है, ऊपर की तरफ होती है। नंबर 3, वाष्पोत्सर्जन एक चूषण उत्पन्न करता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक एब्जॉर्प्शन बल लगता है बेटा, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन एक चूषण उत्पन्न करता है। चूषण एक बल है अवशोषण का, ठीक है, जो जल को जड़ों के द्वारा खींचता है, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आती है फ्लोएम में बात। फ्लोएम का पहला पॉइंट, फ्लोएम किसका वहन करता है बेटा, ये पत्तियों से पादपों, फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। यह पत्तियों से भोजन का वहन करता है पौधे के सभी भाग तक। दूसरा, फ्लोएम में गति ऊपर की साइड भी हो सकती है और नीचे की साइड भी। ऊपर की साइड मतलब ऊपरी मुखी और नीचे की तरफ मतलब अधोमुखी, राइट, यानी पत्तियों के अन्य सभी भागों तक। तीसरा पॉइंट, गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अब इसकी गति कितनी होगी फ्लोएम की, फ्लोएम जो लेके जा रहा है भोजन वो कितना होगा, अगर उसको अधिक ऊर्जा की चाहिए ज़रूरत पौधे को तो वो अधिक तेजी से होगा, अगर कम ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो वो कम तेज से गति करेगा। आ जाए आप क्वेश्चन आंसर पर। अच्छा, बहुत अच्छे से वैसे मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ या क्वेश्चंस के आंसर दूँ तो ज़रूर भेजूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि आप यहाँ से लिखो और खुद लिखो। जितना हम खुद लिखते हैं ना उतना अच्छा रहता है। चलिए, पहले का आंसर मैं बताती हूँ। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं, बताओ। वहन तंत्र के घटक तो दो ही हैं, कौन कौन से हैं? हाँ जी बेटा, तो हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अब तो सबको पता है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक दो हैं, जाइलम और फ्लोएम। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम के द्वारा होता है। ये तो हो गया। अब ये क्वेश्चन इतना सा नहीं है, खाली एक शब्द का नहीं था कि जाइलम के द्वारा होता है, वो कैसे होता है अब ये बताएंगे हम। यहाँ से ये वाली लाइन भी आप लिखोगे, जल के का अवशोषण नहीं दिया होगा क्या इसके अंदर, अभी हमने पढ़ा था ना बेटा। हाँ, ये यहाँ लिखा हुआ है, वाष्पोत्सर्जन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है, राइट। और चाहो तो वो चित्र जो मैंने आपको बताया था पत्ती का, वो बना के आ सकते हो। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है?
फ्लोएम के द्वारा होता है। वेरी गुड, सबको पता हो गया। तो यही लिखोगे, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये बता सकते हो क्या? ये यहाँ पर लिखोगे, गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है, इसकी गति और ऊर्जा के उपयोग से होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है, पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? जाइलम किसका वहन कर रहा है? वो तो सिर्फ जल का ही वहन कर रहा है, राइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो यहाँ इसका अंतर आप लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा तीनों पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। ठीक, पहले का आंसर दोबारा बताओ। दो घटक बताने हैं, तो दो घटक हैं इसके, जाइलम और फ्लोएम, राइट। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम के द्वारा होता है, ठीक, जो कि वाष्पोत्सर्जन से एक बल उत्पन्न होता है, जिससे कि जड़ों से जाइलम कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। ये नलिकाएं पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाती है, राइट। चलिए अगला है, पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें लिखा हुआ है भोजन, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन। नहीं, इनमें से कुछ नहीं करती, वो किसका करेगी? जल के लिए। वेरी गुड। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? ये अंतर आप लिख दीजिए। अगर किसी बच्चे को वर्कशीट नहीं समझ आती है और वो चाहता है कि क्वेश्चंस के आंसर भी लिख कर दूं, तो बाकायदा मैं आपको PDF भेज दूंगी। वैसे इतना अच्छा समझाने के बाद मुझे लगता है आप लोग लिख लोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, साथ में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मैम नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगी आपके लिए। बाय, थैंक यू।